and welcome back to the channel. So we are back to read this book called The Biological Aspects of Neurological Disorders, which was first published in 1959 and contains lectures given at Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square in 1957 and 1958. So we are on the chapter called calcium and phosphorus metabolism in nervous disorders. तो कल की वीडियो बहुत छोटी थी और हमने ये डिस्कस किया था कि हाइपर कैल्सीमिया के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। आज एक केस एग्जांपल देखेंगे जो इस चैप्टर में फर्दर दिया हुआ है। कैल्शियम से रिलेटेड ये इस चैप्टर में से ली गई इंफॉर्मेशन की 7th वीडियो है। सो आई होप वील फिनिश इट इन द नेक्स्ट वीडियो, आई होप। सो लेट्स बिगिन। तो अ मेल एज 8 ईयर्स यानी एक 8 साल का लड़का एडमिट किया गया था हॉस्पिटल में, जिसकी हिस्ट्री इंक्वायर करने पे ये पता चला था कि 3 मंथ्स की ड्यूरेशन की उनकी हिस्ट्री थी, जिसमें था एनोरेक्सिया, जो कि एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है और ज़्यादातर विमेन में पाया जाता है, जिसमें उनको खाने के बाद ये डर लगता है कि कहीं वो मोटी ना हो जाए और इस डर से वो खाती नहीं है। पर इस लड़के में कि ये बैकग्राउंड था कि वो मोटा ना हो जाए, हो सकता है या नहीं भी हो सकता, बट ईटिंग डिसऑर्डर था कॉल्ड एनोरेक्सिया। इंक्रीजिंग पॉलीडिप्सिया यानी बार बार उसको प्यास लगती थी, थर्स्ट बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद एन्यूरेसिस यानी बेड वेटिंग की प्रॉब्लम थी और बिस्तर में पेशाब करने की प्रॉब्लम थी। ओकेजनल वॉमिट्स, उल्टियाँ आती थी। फ्रीक्वेंट पेन्स इन एब्डोमेन एंड बिहाइंड द नीज, दर्द था पेट में और घुटनों के पीछे। पेशेंट में मस्कुलर वीकनेस थी और मस्कुलर वीकनेस की वजह से पेशेंट चल नहीं पाता था और नी और एंकल जर्क्स जो है पॉजिटिव थे। स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव मॉन्टॉक्स रिएक्शन था। उस पेशेंट के रीनल ट्रैक्ट के एग्जामिनेशन में एक ट्यूबरक्लोमा सस्पेक्ट किया गया था। वेंट्रिकुलोग्राम इनिशियली नॉर्मल था और क्योंकि सिम्टम्स परसिस्टेंट रहे काफ़ी समय तक, तो 2 महीने बाद रिपीट किया गया वेंट्रिकुलोग्राम, तब भी वो नॉर्मल था। सेकेंड ऑपरेशन में जो है ऑल्टरेशन इन टेक्सचर ऑफ द बोन नोटिस किया गया, यानी बोन का टेक्सचर थोड़ा डिफरेंट था। 5 महीने बाद ये हुआ था उनके एडमिशन के और इसी वजह से पॉसिबिलिटी ऑफ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कंसिडर की गई। सीरम कैल्शियम एग्जामिन किया लास्ट एग्जामिनेशन में, वो निकला था 18.8 मिलीग्राम पर 100 ml। इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस निकला था 2.8 मिलीग्राम पर 100 ml। एल्कलाइन फॉस्फेटेज निकला था 93 यूनिट्स। पैराथायरॉइड्स को एक्सप्लोर करने के बाद उनको एक लार्ज पर्पल ट्यूमर मिला था, जिसका हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया तो उसको हाइपरप्लास्टिक पैराथायरॉइड उसमें पाया गया। ऑपरेशन के बाद जो पेशेंट जो है सब्सिक्वेंटली नॉर्मल होते गए। तो इस केस में जब फर्दर इंक्वायर किया गया तो ये पाया गया था कि पीछे उस पेशेंट में विटामिन डी की ओवरडोजिंग हुई थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये सारे सिम्टम्स डेवलप होने लगे और इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया इनिशियली। तो जैसे कि हमने देखा कि ओवरडोजेज विद विटामिन डी जो है हाइपरकैल्सीमिया का कॉमन कॉज है और इस केस में जैसे ओवरडोज प्रोलॉन्ग टाइम तक चलती रही और ध्यान नहीं दिया, ऐसा बहुत अनयूजुअली होता है, बहुत कॉमन नहीं है, बहुत रेयर केसेस में होता है। सिम्टोमेटोलॉजी जो है सिमिलर रहती है, जैसे एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, थर्स्ट, पॉलीयूरिया। विटामिन डी ओवरडोजिंग में ज़्यादातर जो स्टार्ट होते हैं सिम्टम्स बदलने, वो नोटिस किया जाना चाहिए कि टेम्परामेंट का ऑल्टरेशन यानी टेम्परामेंट बदलना शुरू हो जाता है बच्चे का या अडल्ट का। जो बच्चा है वो ज़्यादातर इरिटेबल और डिफ़िकल्ट हो जाता है जब विटामिन डी का ओवरडोजेज हो रहा है। जो सिवियर टॉक्सिक पॉइजनिंग होती है विटामिन डी से, वो बहुत ही मार्क्ड सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है और ये एक फीमेल चाइल्ड के केस में एग्जाम्पल में देखा गया था। अ फीमेल चाइल्ड ऑफ 5 who is under treatment for vitamin resistant rickets, who inadvertently was given a 10-fold overdose। vitamin resistant rickets के ट्रीटमेंट के लिए उसको 10-fold विटामिन डी का ओवरडोज दे दिया गया और उसमें जो है टॉक्सिक पॉइजनिंग के सिम्टम्स देखने को मिले थे। 4 days बिफोर हर फाइनल एडमिशन टू हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल आने से 4 दिन पहले
पेशेंट जो है लेथार्जिक हो गया एंड ऑफ कलर हो गए, उनका कलर फेड होने लगा, जो नेचुरल स्किन टोन होता है वो फेड होने लगा। साथ में पेशेंट को वॉमिटिंग होने लगी, वॉमिटिंग कंटिन्यू हुई और अगले दिन तक चलती रही। उसके बाद पेशेंट को जनरलाइज्ड एब्डोमिनल पेन होने लगा, उसके साथ साथ सिवियर कॉन्स्टिपेशन, वो स्टूल पास नहीं कर पा रही थी। एडमिशन के वक्त, ये शुरू होने से 4 दिन बाद जब एडमिशन के लिए लाया गया तो उस वक्त वो सिवियरली कोमाटोज अपीयर हो रही थी और मॉरिबल्ड अपीयर हो रही थी, मतलब कि बहुत ही दयनीय दशा में थी। कोमा प्रतीत हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि उनकी डेथ हो जाएगी। की कोई साइंस नहीं थे, लेकिन रिफ्लेक्सेस जो है बड़ी डिफ़िकल्टी से एलिसिट किए गए। हालांकि प्रेजेंट थे दोनों साइड पे, लेकिन बहुत ही मुश्किल से मिले वो। इमीडिएटली पेशेंट को रिहाइड्रेट किया गया आईवी थेरेपी से, लेकिन वो पेशेंट कोमाटोज रही फिर भी। उसके बाद पेशेंट को इडीमा डेवलप हो गया, यानी बॉडी में सूजन जिसमें पानी भरा हुआ होता है, वो वाली सूजन डेवलप हो गई। चेस्ट में मॉइस्ट साउंड्स मिलने लगी और सपोर्टिंग थेरेपी देने के बाद भी द पेशेंट डाइड सैडली। और इससे हमें मतलब ये पता चलता है कि जो अगेन मैं आज की चीज़ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगी आज के युग के लिए भी, जो हम सप्लीमेंटेशन लेते हैं बहुत ही ध्यान से लेते ना जाए 6 महीने 7 महीने 8 महीने, प्लीज़ अपने टेस्ट करा के और डॉक्टर की सलाह से ही लें। क्योंकि अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि आप कोई डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो सप्लीमेंट के रेसिस्टेंट हो वो डेफिशिएंसी, तो ये प्रॉपर टेस्ट के बाद भी एनालाइज हो सकता है और हमारी इग्नोरेंस जो है हमारी डेथ का कारण बन सकती है। तो डेथ के 24 घंटे पहले जो है पेशेंट को मार्क्ड हाइपोटोनिया डेवलप हुआ, साथ साथ में उनके रिफ्लेक्सेस ऑब्टेन नहीं किए जा रहे थे। और सबसे स्ट्राइकिंग फीचर इस केस का था कि इस पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन और परसिस्टेंट कोमा रहा जब तक उनकी डेथ हुई तब तक। कैल्शियम पेशेंट का जो लास्ट ऑब्टेन किया गया था वो 27.6 मिलीग्राम पर 100 ml तक पहुंचा था। एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल जो है मिस्टर डब्ल्यू पेन ने इसमें कोट किया है हाइपर कैल्सीमिया का, जिसमें उन्होंने बताया कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स उतने भी इनफ्रीक्वेंट नहीं है, मतलब फ्रीक्वेंटली होते हैं। और ये एग्जाम्पल है इडियोपैथिक हाइपर कैल्सीमिया का। पेशेंट को एनोरेक्सिया होता है, वॉमिटिंग होती है, सिवियर कॉन्स्टिपेशन होता है और फेलियर टू थ्राइव भी हो सकता है, यानी कि पेशेंट अच्छे से बढ़ ही नहीं पाएगा। उसके बाद मार्क्ड हाइपोटोनिया होता है और यूजुअली वो एसोसिएटेड होता है इंक्रीज्ड टेंटन रिफ्लेक्सेस से। चाइल्ड मेंटली अलर्ट हो सकता है लेकिन ईजिली इरिटेटेड होता है, और पर्टिकुलरली तब इरिटेट होता है जब अटेम्प्ट्स ऑफ फीडिंग आर मेड, यानी जब भी उसको खाना खिलाया जाएगा वो इरिटेट होने लगेगा। और ज़्यादा सिवियर केसेस में एक इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ मेंटल रिटार्डेशन होती है और समटाइम्स ही मेंटल रिटार्डेशन परमानेंट होती है। हाइपरटेंशन भी पाई जाएगी ऐसे पेशेंट्स में, और हाइपरटेंशन के साथ साथ पिक्यूलियर फेसेस यानी फेशियल फीचर्स कुछ पिक्यूलियर हो जाएंगे सिवियर केसेस में। और कुछ केसेस में इडियोपैथिक हाइपरकैल्सीमिया के हाइपरटेंशन ट्रीट की जा सकती है, रिड्यूस की जा सकती है, मेंटल रिटार्डेशन थोड़ी सी ट्रीट की जा सकती है, मेंटली पेशेंट को नॉर्मल लाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये सिम्टम्स परमानेंटली रहते हैं। So we end this video with this example. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइपोकैल्सीमिया के बारे में, जो मिस्टर डब्ल्यू पेन ने अपने लेक्चर्स में बोला था। एंड दिस बुक कंटेन्स इंफॉर्मेशन टिल 1940s 50s. So yes, thank you so much for watching this video. Please like the video, share the video, share your opinions in the comment section. Thank you so much.